हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज, जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 6 टू क्लास 12 की एनसीईआरटी। क्लास 6 एंड क्लास 7 की एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके वीडियो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी एंड आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, दैट इज कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। लास्ट चैप्टर में हमने जाना था कि मार्जिनलाइजेशन क्या होती है, किस तरह से लोगों को ये फील कराया जाता है कि दैट इज दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड इट कैन बी ऑन द बेस ऑफ कल्चर, कास्ट, रिलीजन, कुछ भी हो सकता है। कास्ट में भी लोगों को मार्जिनलाइज किया गया है, जनरली लोअर कास्ट पीपल। रिलीजन में इस्लाम और भी रिलीजन हैं जिनको मार्जिनलाइज किया गया है, क्रिश्चियनिटी, पारसीज। देन जब कल्चर की बात की जाए तो ट्राइबल पीपल जो है, आदिवासी जो लोग हैं, उन्हें मार्जिनलाइज फील कराया गया है। दे आर मार्जिनलाइज इन द सोसाइटी। तो नाउ इन दिस चैप्टर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से इन सोसाइटी के लोगों ने चैलेंज किया है इन इनइक्वालिटीज को, जो डिफ्रेंसिएशन उनके साथ की गई, जो भेदभाव सोसाइटी में उनके साथ हुआ, उसके अगेंस्ट किस तरह से उन्होंने आवाज उठाई, क्या क्या कदम उठाए जिससे उनको उनके हक वापस मिले। ठीक है, हमने देखा था कि किस तरह से, क्योंकि ट्राइबल पीपल जो है, जो आदिवासी लोग हैं, वो जंगलों में रहते हैं और जंगलों को जब साफ किया गया एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, तो उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया क्योंकि जंगल ही उनके घर थे। तो उनके साथ उस टाइम उनके पास ना ही कोई स्किल थी काम करने की और ना ही उनके पास कोई और सोर्स था अर्न करने का, तो जिससे उनको बहुत सफर करना पड़ा। तो इसी इनइक्वालिटीज को किस तरह से उन्होंने चैलेंज किया, क्या क्या उन्होंने प्रोटेस्ट किया जिससे उनको उनके राइट्स वापस मिले। सो फर्स्ट इज इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स। देखिए, हमने पढ़ा है पहले ही कि संविधान कुछ मौलिक अधिकार है जो हर नागरिक को देता है, जिसको ब्रॉडली 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया। सबको वो मिलते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रेस, कल्चर, रिलीजन। सो जिन सोसाइटी के ग्रुप को मार्जिनलाइज किया गया, उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया एंड दे आस्क गवर्नमेंट टू एंश्योर देयर फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि हमारे पास एक और फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 32, जो कहता है कि अगर आपसे आपका कोई मौलिक अधिकार छीना जाता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो इन ग्रुप्स के लोगों ने, चाहे वो कास्ट के हों, चाहे वो ट्राइबल्स के हों, चाहे रिलीजन के हों, दे हैव वेंट टू द कोर्ट और उन्होंने अपने हकों की डिमांड की है, जिसकी वजह से उन्हें मिला है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। ठीक है, छूत छात जो की जाती है, जनरली पहले जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनके साथ अवॉइड किया जाता था टच होना भी। उन्हें मंदिरों में जाना, पब्लिक वेल से पानी लेना, पब्लिक प्लेस पे जाना अलाउड नहीं था। सो दैट वाज अगेंस्ट देयर, आप बोले उनकी सेल्फ, उनके रिस्पेक्ट के अगेंस्ट था। ठीक है, दैट वाज द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। उनका जो मौलिक अधिकार जो संविधान उन्हें देता है कि सब बराबर है, उसके अगेंस्ट था। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता था, स्टिल ये बहुत लार्ज स्केल पे प्रैक्टिस हो रही थी, जिसके बाद लाया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। जो सिर्फ अनटचेबिलिटी को अबॉलिश ही नहीं करता, उसे खत्म ही नहीं करता, साथ ही जो ये प्रैक्टिस करते हैं उन्हें सजा के लिए भी बताता है। ठीक है, तो इस एक्ट के अंडर जो लोग भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं उन्हें कानून की तरफ से सजा मिलेगी। तो इस तरह से जो उनका बेसिक फंडामेंटल राइट है वो उन्हें वापस मिलता है, दैट इज आर्टिकल 17, दैट इज अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी। साथ ही इसके साथ और भी आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 15 एंड 16। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि कास्ट, रेस, सेक्स, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेस पे आप किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आप उन्हें नहीं रोक सकते मंदिर जाने से, आप उन्हें नहीं रोक सकते किसी रिलीजियस प्लेस पे जाने से, आप उन्हें नहीं रोक सकते किसी पब्लिक प्लेस का यूज करने से। सिमिलरली आर्टिकल 16 कहता है कि गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट ऑक्यूपेशन में ऑन द बेस ऑफ सेक्स, कलर, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ऑल आर इक्वली एलिजिबल फॉर द ऑक्यूपेशन और फॉर द प्रोफेशन और द गवर्नमेंट जॉब।
सो ये सब जो फंडामेंटल राइट हैं ये एंश्योर करते हैं कि सबके साथ बराबरी जो है, बराबरी का व्यवहार हो और इनइक्वालिटी को खत्म किया जाए। ठीक है, सो ये जो राइट्स हैं, जब भी दलित्स के साथ, जो लोअर कास्ट पीपल्स हैं या ट्राइबल्स हैं, उन्हें ये महसूस हुआ कि उनके साथ एट्रॉसिटी हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो वो कोर्ट के पास गए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दीज राइट्स। जब उनके साथ किसी ने इस तरह का बिहेव किया कि उनको अलाउ नहीं किया मंदिर जाना, कि उस पर्टिकुलर वेल से पानी लेना, तो आर्टिकल 17 के अंडर उन्होंने कोर्ट में जाके कंप्लेन की है, कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल की है। सिमिलरली आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 में भी, ठीक है, तो दे हैव यूज्ड दिस फंडामेंटल राइट टू इंश्योर कि उनके साथ बराबरी का व्यवहार हो। ठीक है, तो जब भी समय हुआ तो दलित्स हो या ट्राइबल पीपल हो, उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज करके गवर्नमेंट को कंपेल किया है कि उनके लिए एक्ट्स बनाए जाएं, कानून बनाए जाएं जो उन्हें बराबरी दिलाएं। ठीक है, इसी तरह से बाकी माइनॉरिटी ग्रुप्स जो हैं, दैट इज रिलीजन माइनॉरिटी ग्रुप्स, उनको मिलते हैं हमारे देश में आर्टिकल 29 एंड 30 जो बात करता है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट की। ठीक है, कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि आर्टिकल 29 एंड 30, जो भी लोग हमारे देश में माइनॉरिटीज हैं कल्चर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, उन्हें यह हक है कि वो अपने कल्चर को प्रमोट करें, अपने स्क्रिप्चर को प्रमोट करें, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करें। ठीक है, तो इसके लिए फंड्स भी गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। सिमिलरली आर्टिकल 25 जो फ्रीडम टू रिलीजन है ना, फ्रीडम टू रिलीजन। सो दीज ऑल फंडामेंटल राइट्स आर यूज्ड बाय द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप टू एंश्योर कि इक्वल ट्रीटमेंट उनके साथ गवर्नमेंट एंड अदर प्राइवेट बॉडीज करें। ठीक है, किसी भी तरह से उनके साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, नाउ अब ये तो थे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स मेंशन थे उसके बेस पे। अब आती है कानूनों की बात कि किस तरह से कानून बनाए गए ताकि सोशल जस्टिस को एंश्योर किया जाए। सोशल जस्टिस क्या हुआ? सोशल इज रिलेटेड टू सोसाइटी एंड जस्टिस मतलब न्याय, है ना, कि सामाजिक न्याय, समाज के स्तर पर सबके साथ न्याय हो, समाज में सबकी एक तरह की रेपुटेशन या स्टेटस या आप कहें लेवल हो। ठीक है, तो सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए हर वक्त हर समय गवर्नमेंट द्वारा बहुत से कानून बनाए गए हैं जो कानून हेल्प करते हैं इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को सोशल जस्टिस अवेल करने में। ठीक है, उनमें से क्या है, जैसे जस्ट अ सेकंड, हम अगली स्लाइड पे करते हैं। ओके, जैसे सब्सिडाइज्ड होटल हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ट्राइबल्स को भी और दलित्स को भी। ठीक है, ताकि उनको एजुकेशन जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वो पीछे रह गए हैं, वीकर सेक्शंस हैं, तो उनको एजुकेशन लेने में किसी भी तरह की हिंड्रेंस ना हो, इसके लिए उनको सब्सिडाइज्ड हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो एजुकेशन अचीव कर सके और मेन स्ट्रीम सोसाइटी के बराबर आकर खड़े हो सके। ठीक है, साथ ही उनको दिया जाता है रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इज इन बोथ, एजुकेशन में भी होता है और गवर्नमेंट जॉब्स में भी है। अब ये जो रिजर्वेशन अवेल करने का तरीका है दैट इज वेरी क्लियर कट। हर स्टेट के पास, हर राज्य सरकार के पास एक लिस्ट होती है, उनके राज्य में कौन कौन सी कास्ट के लोग पाए जाते हैं, कौन कौन से ट्राइबल पीपल पाए जाते हैं, पूरी उनकी पॉपुलेशन की ना एक लिस्ट होती है। तो जब भी रिजर्वेशन किसी पर्सन को अवेल करनी होती है ऑन द बेस ऑफ एजुकेशन, मतलब अगर उसको किसी सपोज किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ठीक है, और या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए उसको अप्लाई करना है और उसको रिजर्वेशन का यूज करना है, तो उसे सर्टिफिकेट अपना
एज अ प्रूफ दिखाना पड़ता है। जो सर्टिफिकेट उनको कौन इशू करता है, वो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही इशू किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी लिस्ट होती है और उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को देखने के बाद ही उनको वो रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। एजुकेशन के साथ साथ कुछ ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे मेडिकल कॉलेजेस हो गए या इंजीनियरिंग हो गए, जहां पे सिर्फ आप रिजर्वेशन के बेस पे नहीं जा सकते, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। तो उस केस पे उनका जो कट ऑफ है वो उन्हें क्लियर करना पड़ता है। जल्दी सिर्फ एज रिजर्वेशन से वो नहीं जा सकते, उनको जो मिनिमम मार्क्स हैं एंट्रेंस में वो लेने पड़ते हैं। वो मिनिमम मार्क्स जनरली बाकी कैटेगरी से कम होते हैं, लेकिन स्टिल उनको वो एग्जाम देके कुछ मिनिमम मार्क्स अचीव करने पड़ते हैं, देन दे गेट द रिजर्वेशन। क्योंकि वो जो पोस्ट है जिनके लिए वो जा रहे हैं, वो मेडिकल हो गया या इंजीनियरिंग हो गया, वो उसके लिए कुछ मिनिमम टैलेंट या मिनिमम क्वालिफिकेशन आप कह सके वो होना नेसेसरी है, ठीक है, ओके। साथ ही कुछ राइट्स, जो कुछ एक्ट्स जो बनाए गए हैं जो फॉर देयर प्रोटेक्शन द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज, ठीक है, जिसमें ये एक एग्जांपल दी गई है, लाइक एक विलेजेस हैं जो वन प्लेस है, व्हाट इज इट प्लेस, जस्ट अ सेक, हियर इट इज मेंशन्ड, यस, जगमलगूर, एक्सक्यूज मी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूं, इट इज जगमालगूर, जगमालगूर एक विलेज है जहाँ पे जनरली क्या एक प्रैक्टिस की जाती थी कि वहाँ पर एक मंदिर है बहुत बड़ा, जहाँ पर हर कुछ पोर्शन के बाद बहुत बड़ी पूजा की जाती है, जिसमें पास के जो 20 गांव के लोग हैं, 20 गांव के जो पंडित हैं, 20 गांव के जो पुजारी हैं, वो आकर उस मंदिर में पूजा करते हैं, ठीक है। हर 5 साल में वो एक पूजा होती है। एक विशाल सा मंदिर है इन द विलेज चकमंगलूर, जहाँ पर आस पड़ोस के 20 गांव के पुजारी आके पूजा करते हैं। तो उस पूजा के दौरान एक एक्टिविटी है जो वहाँ पे रहने वाले दलित परिवार को करनी पड़ती है। उन्हें क्या करना होता है, उन्हें उस जो मेन डाइटी है, जो वहाँ पर मेन आप मूर्ति कह लें, उसको, उस मूर्ति के पैरों को धुलाकर उस पानी से स्नान करना होता है, ठीक है, नहाना होता है, उस पर्टिकुलर पानी से नहाना होता है। और ऐसे उन्हें उस मंदिर में जाना अलाउड नहीं है, दलित्स को उस पर्टिकुलर टेम्पल में जाना अलाउड नहीं है, बट ये प्रैक्टिस उनको करनी पड़ती है हर 5 साल बाद, जब वहाँ पे एक मेजर पूजा होती है। और ये जाना समझा जाता है कि ये जो पूजा है, ये जो एक्टिविटी है, ये जो पैर धो के उस पानी से उनको नहाना है, ये बहुत ही आप कहें एक तरह से ऑस्पिशियस है या बहुत ही पवित्र है और रिलीजन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे एक पर्सन का नाम मेंशन है, दैट इज रत्नाम। रत्नाम की जो फैमिली है उसकी एंसेस्टर्स ये काम करते आए हैं, उसके ग्रैंडफादर ने भी ये किया था और उसके फादर ने भी ये किया था। लेकिन जब उसकी बारी आई, क्योंकि वो एक नियर बाय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, वो इस बात से अवेयर था कि उसको भी कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, उसके साथ इस तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसने इस तरह का काम करने से क्लियरली मना कर दिया, उसने कहा कि वो इस तरह की एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करेगा, ठीक है, ओके। सो वो इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। इस चीज़ से वहाँ के जो भी पुजारी थे, प्रीस्ट थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि क्योंकि उनकी अपनी प्रेस्टीज डाउन होगी कि किस तरह से एक दलित कम्युनिटी का लड़का उनको उनके कहे हुए काम को मना कर सकता है, तो उन्होंने रत्नाम के अगेंस्ट कहा कि गाँव में कोई भी इनके साथ किसी तरह का रिलेशन नहीं रखेगा। जैसे वो कहते हैं ना, वो कर दिया जाता है, हुक्का पानी बंद कर देते हैं, उनको मतलब एक तरह से पूरा गाँव से अलग थलग कर देते हैं। तो उन्होंने सारे गाँव के लोगों से कह दिया कि इनके साथ कोई बातचीत नहीं करेगा, इनको कोई सामान नहीं देगा, किसी तरह का रिलेशन नहीं रखेगा। इवन उनकी अपनी कम्युनिटी के जो लोग थे वो भी बाकी मेजर कम्युनिटी से इतना डरते थे, उन्हें था कि वो पावरफुल कम्युनिटी हैं, वो किस तरह से अर्न करेंगे, उनको काम नहीं मिलेगा, उनको अगर लोन लेना होगा लोन नहीं मिलेगा। उन्होंने भी रत्नाम का साथ नहीं दिया। और एक दिन उन्होंने जो मेजर कम्युनिटी है उन्होंने क्या किया, उन्होंने रत्नाम के घर को आग लगा दी। रत्नाम बड़ी मुश्किल से अपनी मदर को वहाँ से लेकर भाग गया और उसने नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर दी, FIR किया और फिर केस फाइल हुआ एंड उसको अंडर द एक्ट, दैट इज द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब
एक्ट 1989, प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट, ये एक एक्ट है जो 1989 में बनाया गया था। इसके अंदर उसको प्रोटेक्शन मिली और कल्प्रिट्स को सजा मिली। इस तरह की एक्टिविटीज़ आप देखें आज भी दूर दराज के फार फ्लंग विलेजेस में ना कहीं ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। स्टिल लोगों का माइंडसेट जो है वो नहीं बदला है, अभी भी इनइक्वालिटीज़, डिस्क्रिमिनेशन उनके अंदर है, कास्टिज्म, ये चीज़ें उनके अंदर हैं। इस चीज़ को जड़ से निकालने के लिए, ताकि लोगों के साथ इस तरह का आप कहें क्रूल बिहेवियर ना हो, है ना, उनके साथ इनइक्वालिटी ना हो, उनकी लिबर्टी उनसे ना छीनी जाए, उनके साथ इनजस्टिस ना हो, इसीलिए इस कानून को लाया गया। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट 1989, जिसमें ये क्लियरली कहा गया कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसमें ऐसे डेफिनेशंस भी मेंशन की गई, इतनी हार्श रियलिटी है ना जो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, उनको बहुत गंदे नामों से पुकारा जाना, उनकी आप कहें सोसाइटी में, मतलब सभी लोगों के सामने उनको आप कहें बहुत ज़्यादा उनको बेइज्जत करना, एम्बैरस करना, ये सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया कि ये सारी एक्टिविटीज़ अगर दलित्स के साथ या ट्राइबल पीपल्स के साथ की जाती है तो इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, करने वाले को सज़ा मिलेगी। ठीक है, सो दैट इज़ अ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एक्ट जो 1989 में आया था। ठीक है, और इस चीज़ को लाने के लिए इससे पहले 1989 से पहले दलित ग्रुप के लोगों ने, ट्राइबल पीपल्स के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, क्योंकि इनके अगेंस्ट जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, इनके साथ बहुत वायलेंट काम किया जा रहा था, उनसे ज़बरदस्ती काम कराए जाते थे, ऐसे काम जिसको करने के लिए वो तैयार नहीं थे, और अगर वो नहीं करते तो उनको मारा पीटा जाता था, उनके घर जला दिए जाते थे। तो इसीलिए उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया एंड फाइनली 1989 में दिस एक्ट कम इनटू द बीइंग। ठीक है, ओके, सो इस एक्ट में पूरी तरह से डिफाइन किया गया है कि किस तरह की एक्टिविटीज को पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। किसी भी तरह की ह्यूमिलेशन उनके साथ की जाती है, शेड्यूल कास्ट के साथ या शेड्यूल ट्राइब्स के साथ, उनके मेंबर्स के साथ, उनको नेक्ड परेड कराया जाता है, उनके फेस को पेंट किया जाता है, डेरोगेटरी उनके साथ वर्ड्स यूज किए जाते हैं विच इज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी, वो सब एक्टिविटीज को यहाँ पे मेंशन किया गया है एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ पनिशेबल ऑफेंस, और उनके साथ जो कल्प्रिट होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा जो है वो दी जाएगी। ठीक है, स्पेसिफिकली यहाँ पे ट्राइबल विमेंस के साथ, दलित विमेंस के साथ जो आप कहें आप एट्रॉसिटीज होती है उन्हें भी मेंशन किया गया। ठीक है, कि उनको भी किसी भी तरह से उनकी आप कहें डिग्निटी को हार्म नहीं किया जा सकता, just because they belong to the lower caste or a tribal group. Then here it is a mention a practice of manual scavenging. मैनुअल स्कैवेंजिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे पहले जो है वो ड्राई सोक पिट्स हुआ करते थे, ड्राई लैट्रिन्स होती थी, तो उनको क्लीन करने के लिए लोअर कास्ट के लोगों को एम्प्लॉय किया जाता था और विद देयर बेयर हैंडेड दे यूज टू क्लीन दैम। ठीक है, उनको ही उनको क्लीन करने के लिए हेल्प किया जाता था। लेटर ऑन उनको विलेज के अंदर रहने भी नहीं देते थे, क्योंकि ये काम कर रहे हैं, वो इतना क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, तो उनको विलेज के बाहर ही रखना है, उनको टच नहीं करना है, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस उनके साथ करनी है, और कोई काम उनको एम्प्लॉय नहीं दिया जाता था। और बहुत जो वेजेस है ना, जो आय है, वो भी बड़ी कम दी जाती थी, अराउंड 200 रुपीज़ पर डे। और मोस्टली किनको एम्प्लॉय किया जाता था? लोअर कास्ट जो दलित ग्रुप के फीमेल्स को, ठीक है, जो लड़कियां होंगी या विमेंस होंगी, उनको एम्प्लॉय किया जाता था बहुत मिनिमम वेजेस से, जिसके रिजल्ट में बिकॉज बेयर हैंडेड से वो क्लीनिंग का काम कर रही है, तो बहुत ज़्यादा डिजीज़ से वो उनको डिजीज़ हो जाती थी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते थे। ठीक है, सो लेटर ऑन इस चीज़ को कंप्लीटली एराडिकेट कर दिया गया बाय पासिंग एन एक्ट दैट इज मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, prohibition of employment as manual scavenger act and rehabilitation act। ये 2013 में इस कानून को लाया गया, जिसने कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया है कि किसी भी पर्सन को एज अ मैनुअल स्कैवेंजर एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। और जो लोग ऑलरेडी इस एक्टिविटी में, इस तरह के काम में इंडल्ज हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, उन्हें कोई और अप्रोप्रिएट स्किल सिखा के रिहैबिलिटेट किया जाएगा। रिहैबिलिटेट मतलब उनको कोई काम सिखाया जाएगा, स्किल कराया जाएगा, स्किल सिखाया जाएगा, काम दिया जाएगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया जाएगा और मेन स्ट्रीम सोसाइटी में वापस लाया जाएगा।
ठीक है। तो इस काम को टोटली बंद कर दिया गया क्योंकि ये ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। एक तो क्योंकि आर्टिकल 21 क्या कहता है हमारा, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ के साथ साथ ह्यूमन डिग्निटी की भी बात होती है इसमें, ठीक है। रिस्पेक्टेबल ऑक्यूपेशन लेना भी आपका हक है, इसमें भी हर एक इंसान का हक है, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, ट्राइब्स और सेक्स, जेंडर, सबको हक है। सो अंडर दिस एक्ट वॉज इनैक्टेड, ठीक है, क्योंकि लोअर दलित पीपल्स के साथ ये काम उनको जो है कंपेल किया जाता था। एक्चुअली और कोई काम उन्हें दिया ही नहीं जाता था और ये काम कराने के बाद भी उनको जो वेजेस है बहुत कम दी जाती थी, ठीक है। तो हमने 2 एक्ट्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब प्रोहिबिशन ऑफ एट्रोसिटी, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब प्रोहिबिशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, और दूसरा हमने किया दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट, ठीक है। थर्ड एक्ट जो बनाया गया फॉर द एंश्योरिंग इक्वालिटी अमंग्स द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, दैट इज फॉरेस्ट राइट एक्ट। मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था और अभी भी हमने बात की कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो मोस्टली फॉरेस्ट में रहते थे, तो उनका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या हुआ करता था कि फॉरेस्ट से उन्होंने या तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस या फिर एग्रीकल्चर। जब फॉरेस्ट को क्लीन किया गया, उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया, तो उनका जो राइट था फॉरेस्ट से वो छीन लिया गया, तो उनका जो बेसिक आप कहे ऑक्यूपेशन थी वो भी चली गई। तो लेटर ऑन उनको सिटीज़ में माइग्रेट करना पड़ा, सिटीज़ में अप्रोप्रिएट स्किल नहीं थी, काम नहीं मिला, तो लाइफ स्टैंडर्ड डाउन आ गया। तो लेटर ऑन 2006 में गवर्नमेंट ने एक्ट लाया, दैट इज़ फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसमें ये माना गया कि जो ट्राइबल पीपल एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया में सेंचुरीज से रह रहे हैं, जनरेशन से रह रहे हैं, लास्ट 75 ईयर्स से रह रहे हैं, वो लैंड उनका है, उन पे उनको पूरा हक है फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करने का, एग्रीकल्चर करने का, ठीक है। मिनिमम फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करके उस पर अपनी लाइफ जीने का उनको पूरा हक है। दिस वॉज रिकग्नाइज्ड, ठीक है। उनको कौन कौन से राइट इस एक्ट के अंदर उनको क्या क्या राइट मिले, उनको कल्टिवेबल, ग्रेजिंग और होमस्टेड। होमस्टेड मतलब घर बनाने का, कल्टिवेबल मतलब एग्रीकल्चर करने का, ग्रेजिंग मतलब अपने जानवर चराने का। तो ये तीनों राइट उनके रिकॉग्नाइज किए गए फॉरेस्ट में। अर्लियर फॉरेस्ट में उनको कुछ भी अलाउड नहीं था। जो राइट्स लाए गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसमें तो उनको टोटली फॉरेस्ट से निकाल दिया गया कि फॉरेस्ट में उनका कोई भी हक नहीं है, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन बहुत साल बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद उनको वापस अपने हक मिलते हैं 2006 में, जहाँ पे उनके होमस्टेड राइट, कल्टिवेबल राइट्स एंड ग्रेजिंग राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और साथ ही कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो सेग्रेड ग्रुप की पूजा करते हैं, है ना। कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जो रेस्ट्रिक्ट किए होते हैं, जहाँ पे कोई पेड़ होगा, पौधे होंगे, उनकी वो पूजा करते हैं। तो उनकी कंजर्वेशन, उनकी बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन को भी रिकॉग्नाइज किया गया। फाइन। इसके साथ एक एक्स्ट्रा मैं आपको इन्फो देना चाहूँगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली प्रीलिम क्वेश्चंस में पूछी भी गई हैं, दैट इज पीवीटीजीज। पीवीटीजीज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए भी है बहुत बार, दैट इज वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, particularly vulnerable tribal groups। 1975 में अराउंड 52 ट्राइबल ग्रुप्स इस कैटेगरी के अंडर थे, दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। 1975 में इट वाज अराउंड 52। 1992 में 23 और ग्रुप ऐड किए जाते हैं, 33 more groups were added under this category, and now it is total at present इस कैटेगरी के अंदर आते हैं टोटल 75 ग्रुप्स। अब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या हैं? मोस्टली ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं दे आर फाउंड इन द 17 स्टेट्स, ठीक है। टोटल 17 स्टेट्स में 75 ग्रुप्स इन द 17 स्टेट्स, ठीक है। सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ट्राइबल ग्रुप्स, तो मैंने आपको बता दिया, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, जिनका कल्चरली डिफरेंट है, सेक्रेड ग्रुप वर्शिप करते हैं, ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर बेस्ड होता है, और कल्चरली विच आर बैकवर्ड सॉर्ट ऑफ, ठीक है। नाउ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स के कुछ 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। वो 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं?
हियर इट इज, ठीक है। सो व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस? वन इज डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है ना वो या तो कम हो रही है या रुकी हुई है, बढ़ नहीं रही है। जितनी भी पॉपुलेशन थी या तो वो डिक्रीज हो रही है या तो रुकी हुई है, ठीक है। सो फर्स्ट इज जो भी ट्राइबल ग्रुप जिनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है या रुकी हुई है, दैट कम्स अंडर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। दूसरा आता है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड है, अभी भी पुराने तरीके से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना। एक जगह एग्रीकल्चर किया, जब वहां पे फर्टिलिटी खत्म हो गई वहां से शिफ्ट होके दूसरी तरह से हो गए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे, इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड हैं, ठीक है। ओके, थर्ड इज ज्योग्राफिकली आइसोलेशन है। ज्योग्राफिकली वो आइसोलेटेड है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से नहीं मिलते। जैसे कि आप देखेंगे अंडमान एंड निकोबार के जरावाज हो गए है ना, जो दूर रहते हैं, जैसे ही वो मेन स्ट्रीम के लोगों को देखते हैं तो अटैक करते हैं, उनसे दूर ही रहते हैं, तो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है, ठीक है, दूर जंगलों में फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, ठीक है। थर्ड वाज दिस, एंड लाइवलीहुड इज प्रिमिटिव। ठीक है, लाइवलीहुड जो है मनी अर्न करने के जो तरीके हैं वो भी उनके बैकवर्ड हैं, प्रिमिटिव हैं। सो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इनिशियली देयर वर 52 ग्रुप्स, लेटर ऑन 23 और ऐड हुए इन 1992, एंड एट प्रेजेंट देयर आर 75 ग्रुप्स हु आर कंसिडर्ड पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो कि 17 स्टेट्स में पाए जाते हैं। मैक्सिमम है उड़ीसा में, और लास्ट सेकंड नंबर पे आते हैं आंध्र प्रदेश में। मैक्सिमम इज इन ओडिशा, ठीक है, क्लियर है। सो दैट वाज द एडिशनल इन्फो जो कि मोस्टली प्रीलिम में भी पूछी गई है, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर दिस चैप्टर, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से स्ट्रगल के थ्रू, किस तरह से चैलेंज किया मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ने इनइक्वालिटीज को, और लेटर ऑन फंडामेंटल राइट्स के थ्रू अपने हकों को वापस लिया, कंपेल किया गवर्नमेंट को, और साथ ही फिर गवर्नमेंट ने बहुत से कानून लाए जिससे कि इक्वालिटी को इंश्योर किया जा सके और एक तरह की इंक्लूसिव ग्रोथ हमारी पूरी सोसाइटी की हो सके। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।